अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैथमेटिक्स ग्रेड 9 न्यू बुक 2025 से आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट से करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो करेंगे। तो सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन क्या होता है किसी दो सेट के दरमियान? द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। यानी ए और बी के आपने जब यूनियन करना है तो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो ए से या बी से बिलोंग करते हैं। तो सिंबॉलिकली ए यूनियन बी इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये जो आपको वी का साइन नज़र आ रहा है इसे हम और कहते हैं। तो इसका मतलब है कि या एक्स ए से बिलोंग कर रहा होगा या एक्स बी से बिलोंग कर रहा होगा। दोनों सूरतों में हम उसको ए यूनियन बी में शामिल करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए हमारे पास है 1 2 3 एंड बी है 2 3 4 5, तो सारे एलिमेंट्स हम मिला के ए यूनियन बी में लिख देंगे। लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हम जस्ट वन टाइम लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 ए से लेंगे और फिर 4 5 बी से ले लेंगे। तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो सिम्बॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये जो सिंबल है ये एंड है। एंड का मतलब ये कि जो एक्स में एक्स जो है अगर ए में है वो भी आएगा और जो बी में है वो भी आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ए बराबर है 1 2 3 एंड बी बराबर है 2 3 4 5, वही ऊपर वाली एग्जांपल। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट ए और बी दोनों में हैं, सिर्फ वही लिखेंगे हम। तो आप देखें कि 2 और 3 ए में भी है, 2 और 3 बी में भी है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी में 2 3 आ जाएगा। इसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। तो इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट, मतलब ये कि दोनों सेट्स जुदा जुदा हों, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो और उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो, तो तब हम कहेंगे कि द सेट्स आर सेट सेड टू बी डिसजॉइंट। तो फॉर एग्जांपल अगर S1 एक सेट हो, द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, और जो S2 है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स हों, इवन नेचुरल नंबर्स हों, तो ओड और इवन में कुछ कॉमन तो नहीं होता, एम्प्टी सेट होगा इसका इंटरसेक्शन। लिहाजा हम कहेंगे कि S1 एंड S2 क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसके बाद है बच्चों ओवरलैपिंग सेट्स। तो ओवरलैपिंग मतलब कुछ ना कुछ जो एरिया है वो कॉमन हो गया है या कुछ एलिमेंट्स सेट में से कॉमन हो गए हैं। तो इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है, बट नाइदर इज़ द सबसेट ऑफ द अदर। तो शर्त यह है कि इन दोनों में से कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दूसरे का सबसेट हो गया तो फिर ये इंटरसेक्शन वाली कंडीशन भी आ जाएगी, जो इससे पहले हम पढ़ चुके डेफिनेशन। तो यहाँ पर ये कंडीशन है नाइदर इज़ द सबसेट ऑफ द अदर। ये जो कंडीशन है ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से इस ओवरलैपिंग सेट्स को जुदा करती है। अच्छा, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो सेट्स हैं वो क्या हैं, ओवरलैपिंग है, यानी कुछ हिस्सा इनमें कॉमन है दो सेट्स में। तो फॉर एग्जांपल एल, वी हैव अ सेट एल विच इंक्लूड्स 2 3 4 5 6 एंड एम कंटेन्स 5 6 7 8 9 10। तो आप देखें कुछ हिस्सा एल और एम में कॉमन है और वो है, आप देख सकते हैं 5 6, ठीक है, एल और एम दोनों में है। तो एल एंड एम आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। और आप देखें एल और एम एक दूसरे का सबसेट भी नहीं है। सबसेट हमने पढ़ा हुआ है ना बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सबसेट के बारे में कि वो एक सेट मुकम्मल तौर पर दूसरे में कंटेन कर रहा हो तो वो जो सेट कंटेन कर रहा होता है वो सबसेट होता है, और जो दूसरा सेट होता है जिसके अंदर कोई सेट हो वो सुपर सेट होता है। तो ये कंडीशन थी। अच्छा, अब इसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस करेंगे हम दो सेट्स का, तो कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, बी के सारे एलिमेंट्स हम ए में से निकाल देते हैं
और जो ए में रह जाता है वो हम ए माइनस बी में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते, तो सिम्बॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ए में से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में से बिलोंग नहीं करेगा। और बी माइनस ए बराबर है एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो b में से x होना चाहिए लेकिन a में से नहीं होना चाहिए, तो ये b माइनस ए की कंडीशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सेट्स a और b हों, तो a अगर हमारे पास हो 1 2 3 4 5 एंड b हमारे पास हो 4 5 6 7 8 9 10, तो जब हम a माइनस बी फाइंड करेंगे तो b के वो एलिमेंट्स जो a में हैं वो हम माइनस कर देंगे और जो a में रह जाएगा वो हम लिख देंगे। तो आप देखें 4 5 ये हमने a और b दोनों में से ये कैंसिल कर दिए, बाकी a में रह गया 1 2 3, तो ये हमने a माइनस बी में लिख दिया। लेकिन जब हम b माइनस ए करेंगे तो जो b में एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे फिर हम वो लिखेंगे। तो 4 5 आप देखो वो आपने कैंसिल कर दिया b में भी और a में भी, तो बाकी b में क्या रह गया 6 7 8 9 10, तो ये हमने b माइनस ए में लिख दिया 6 7 8 9 10। तो बच्चों एक बात आपने यहाँ पे नोट करनी है कि जो a माइनस बी होता है वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी में जो b है वो नेगेटिव है और b माइनस ए में जो a है वो नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट a, जिसको हम डिनोट करते हैं a के ऊपर ये प्राइम या डैश आप इसको कह लें, या फिर a के ऊपर छोटा सा आप c लिख दें, तो ये कॉम्प्लीमेंट की निशानी है। तो रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट u, यानी जो a सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसका जो ताल्लुक है वो u के साथ भी है, यूनिवर्सल सेट के साथ भी है। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, तो वो कहता है इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे विच डो नॉट बिलोंग टू ए, जिनका ताल्लुक a से नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो u में से a आप माइनस कर रहे होंगे। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या बना फिर, x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। x a में से नहीं होगा लेकिन वो u में से होगा, तो मतलब u में से आप a के एलिमेंट्स निकाल दें। तो फॉर एग्जांपल अगर u हमारे पास हो 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स एंड a हमारे पास हो 6 7 8 9 10, तो जो a कॉम्प्लीमेंट होगा वह u माइनस ए होगा। तो u जो है वो 1 2 3 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स हैं, तो a अगर मैं माइनस कर दूँ 6 से 10 तक के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दें तो पहले 5 एलिमेंट्स रह जाएंगे 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें देखें जो वेन डायग्राम एक सेट्स को लिखने का, सेट की आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है, तो उसके मुताबिक अच्छा वेन डायग्राम क्या होती है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। एक हम बॉक्स बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसको हम कह रहे होते हैं यूनिवर्सल सेट, जैसा आप ये डायग्राम देख सकते हैं। तो ये एक बॉक्स है रेक्टेंगल जिसमें यूनिवर्सल सेट है, और दूसरा जो इसमें सेट है वो ए है जिसको मैंने सर्कल में, ये आप देख सकते हैं कि सर्कल बना हुआ है। तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए का, तो यू में से ए माइनस करें। तो बच्चों वेन डायग्राम में जो आंसर होते हैं वो उनको हम शेड करते हैं, ठीक है, उनका जो एरिया है वो शेड कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट था ए का यू माइनस ए, तो आप ए माइनस कर दें, बाकी जो रह जाएगा वो क्या होगा, वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप देखें इस केस में ये जो ए है ये सर्कल है, ठीक है, और जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो इस सर्कल से बाहर का एरिया है, यानी इस बॉक्स में इस सर्कल को छोड़ दें तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। यानी यू में से अगर आपने ए माइनस कर दिया, ए निकाल दिया, तो अब जो चीज़ निकाल दी उसको आपने शेड नहीं करना और जो रह जाएगा उसे आपने शेड करना है। तो हमारा जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो कुछ ये होगा, ठीक है। इसमें जो ए वाला सर्कल है ये शामिल नहीं होगा, ठीक है। जो ए के बाहर जो भी एरिया है वो सारा आप शेड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास नया टॉपिक है, इसी में सब टॉपिक आप कह लें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जैसे कि आप देखें कि सेट्स को डिस्क्राइब करने का तरीका है जिसमें आप आंसर्स को शेड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए यूनियन बी की। तो वेन डायग्राम में ए यूनियन बी हम 4 डिफरेंट केसेस में किस तरह से फाइंड करेंगे,
तो पहला जो केस है वो है डिसजॉइंट सेट्स। अगर सेट्स आपस में जुदा जुदा हों, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तब यूनियन क्या होगा? तो आपने ए और बी दोनों को शेड कर देना है, ये यूनियन ए यूनियन बी होगा। ओवरलैपिंग सेट्स, कुछ हिस्सा ए और बी का कॉमन है, आप देख सकते हैं, तो इस सूरत में भी आप ए और बी दोनों का रीजन कॉमन, दोनों रीजन को आप शेड कर देंगे, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। और अगर तीसरी कंडीशन क्या है? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए है वो बी के अंदर है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, बी के अंदर ए मौजूद है, तो आपने बी को भी शेड कर दिया, ए को भी शेड कर दिया, तो ये ए यूनियन बी होगा। और अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है, तो बी ए में कंटेन कर रहा है, लिहाजा इस सूरत में भी आप दोनों को शेड कर देंगे। और नीचे इन सब की कुछ वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन कह लें या कुछ आप उसका कैप्शन कह लें, कि पहले आप देखें डायग्राम में, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। और अगर आप इनकी तादाद मालूम करें, एन टाइम्स एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये हम आगे जाके कार्डिनैलिटी पढ़ेंगे, कार्डिनैलिटी, और उसके बाद कुछ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, तो आपको ये एन ऑफ ए यूनियन बी की समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग सेट्स था, इसमें वो कह रहा है कि ए और बी जो है वो एम्प्टी नहीं है। इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सी में उसने कहा जी ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है। आप देखो ना, बी बड़ा सेट है, तो अगर आप दोनों को शेड कर रहे हैं, ए और बी दोनों को, तो बी जब एरिया शेड होगा तो ए भी शेड हो जाएगा उसमें, तो आंसर फिर बी होगा। और एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा एन ऑफ बी के, यानी कि यूनियन जो है वो मुकम्मल तौर पर बी के बराबर है। इसी तरह से बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए होगा जब, तो जो यूनियन होगा वो बड़ा सेट होगा, बड़ा सेट ए है इसमें, तो इस केस में आंसर ए आएगा। और जब हम यूनियन की तादाद मालूम करेंगे तो वो एग्जैक्टली ए सेट की तादाद के बराबर होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, चारों केसेस में। तो पहला केस है डिसजॉइंट सेट्स का। अब आप देखें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए और बी में जो कॉमन एरिया है वो लिखें आप। तो जब कॉमन ही कुछ नहीं है तो हम कोई भी एरिया शेड नहीं करेंगे। इसके बाद अच्छा, इसके नीचे लिखा हुआ है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है और इनकी तादाद ज़ीरो है। तो इसके बाद ओवरलैपिंग सेट्स, कुछ हिस्सा कॉमन हो गया, ओवरलैप कर रहा है, तो आप देखें ये हिस्सा उसने शेड कर दिया। और अब वो कह रहा है कि जो ए और बी का कॉमन हिस्सा है वो खाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। इसके बाद है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर ए मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ, तो इंटरसेक्शन लेते हुए जो छोटा सेट है वो आएगा आंसर में, जब छोटा सेट बड़े सेट के अंदर मौजूद है मुकम्मल तौर पर, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, और जो इनकी तादाद होगी इंटरसेक्शन की, वो एग्जैक्टली ए सेट की तादाद के बराबर होगी। तो अगर बी सब सेट हो ए का और आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो, तो ऑब्वियसली जो छोटा सेट बी है वो शेड हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर बी आ जाएगा। और इंटरसेक्शन की अब जो तादाद है वो बी सेट की तादाद के बराबर होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये ए माइनस बी है। तो इंटरसेक्शन में आप देखें, सबसे पहले हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स, पहली कंडीशन डिसजॉइंट सेट्स की। तो ए माइनस बी करें तो बी माइनस हो जाएगा ए में से, जो ए रह जाएगा वो शेड हो जाएगा, तो पूरा ए शेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट है। और जब ओवरलैप कर रहे होंगे तो कुछ जो कॉमन एरिया है वो भी हम नहीं शेड करेंगे, वो क्योंकि बी का हिस्सा भी है, तो जो रह जाएगा बाकी एरिया वो हम शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और अगर ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है तो ए माइनस बी फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से आप देखें, अगर मैं छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करूं, तो नंबर सिस्टम में तो मैं चलें इसको -5 लिख सकता हूं, लेकिन सेट्स में वेन डायग्राम में मैं माइनस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लिहाजा इसको आपने शेड नहीं करना। और लास्ट में हमारे पास है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है और हमें चाहिए ए माइनस बी। तो ए में से अगर आप बी माइनस कर दें तो बाकी जो ए का एरिया रह जाएगा, ठीक है, ये जो कॉर्नेटो बन रही है या डोनट आप इसको कह लें, बल्कि डोनट ही है ये, कॉर्नेटो तो नहीं है, तो ये डोनट शेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बी माइनस ए है तो ये भी उसी तरह से ए माइनस बी में आपने ए शेड किया था, बी माइनस ए में आप बी शेड कर दें। और इसी तरह से ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो आप छोड़ दें, बाकी जो बी में रह जाए वो आप शेड कर दें। ठीक है, अगर सेट्स ओवरलैप कर रहे हों। और जब सी पार्ट में ए सब सेट हो बी का, तो अब देखिए बड़ा सेट तो बी है ना, और आप बी माइनस ए फाइंड कर रहे हैं, तो जो बी का एरिया है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डोनट डायग्राम है।
डोनट की तरह की है ना डायग्राम। अच्छा, इसके बाद है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो बी इस ए के अंदर पाया जा रहा है और बी माइनस ए आपने करना है। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती क्योंकि बी इज़ छोटा सेट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपने शेड नहीं करना। अच्छा जी, तो अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इंटरसेक्शन होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और तीन सेट्स होंगे यूनियन के साथ, तरतीब बदल दें लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, तो ये बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और अगर हम यहीं पे इंटरसेक्शन लिख दें तो ये बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर हम लिख दें प्रॉपर्टी नंबर 5 में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें इंटरसेक्शन का यूनियन के साथ प्रॉपर्टी नंबर 6 में, तो ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और लास्ट में जो हमारे दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये आप देख सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड पर यूनियन है तो राइट साइड पर इंटरसेक्शन होगा, और अगर लेफ्ट पर इंटरसेक्शन है तो राइट पर यूनियन होगा। ठीक है, तो इसके बाद है बच्चों कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी बेसिक क्या होता है कि सेट का जो साइज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनैलिटी से। तो द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, वेरी सिंपल। तो द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। तो सेट का जो साइज होता है उसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास ए हो, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनैलिटी को हम एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद है वही इसकी कार्डिनैलिटी है। तो 6 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा एन ऑफ ए भी क्या होगा, 6 होगा। तो 6 इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ए। नेक्स्ट हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, या आप स्टेटमेंट्स कह लें, लॉज कह लें, या प्रिंसिपल कह लें। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। तो लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स, देन एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और जो इंटरसेक्शन है ए और बी का वो माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि ए यूनियन बी हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, ये भी क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। ए एंड बी तो फाइनाइट हैं ही हैं, इसके अलावा और जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे, देन एन ऑफ ए अलहदा, एन ऑफ बी अलहदा, एन ऑफ सी अलहदा। अब दो दो करके आप माइनस करते जाएं। तो ए इंटरसेक्शन बी भी माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दिया। अब जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो आप ऐड कर दें, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो इसमें भी कंडीशन है कि ए बी और सी के अलावा बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे क्या होंगे यहाँ पर, ये भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो ये एमसीक्यू भी बच्चों आ सकता है। तो ये कुछ थ्योरी थी एक्सरसाइज 3.2 से पहले। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 बाकायदा सॉल्व करेंगे। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप देखें, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू, जो कि है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, एंड जो x है वो 0 से 30 तक होना चाहिए। तो बच्चों u क्या होगा, बच्चों u होगा 2 से हाँ जी 2 से शुरू होगा। ठीक है, और 2 का टेबल पढ़ते जाए, मल्टीपल ऑफ 2 कहा ना उसने, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 30 तक। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का जो मल्टीपल है वो आपने लिखते जाना है। ठीक है, अच्छा आप देखें फर्स्ट पार्ट में उसने यही कहा है कि आपने ये जो ए और बी सेट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए जी हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं करने लगा हूँ सॉल्व। तो इसमें जो ए है वो है जी 6 का मल्टीपल। चलें जी 6 का मल्टीपल, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, एंड 6 4 ज़ा 24, एंड 6 5 ज़ा 30। ओके, एंड जो बी है, बी के बारे में वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। लेकिन बच्चों जो हमारा u है वो 30 से ऊपर जा ही नहीं रहा।
तो इसलिए याद रखें हमने ए और बी सेट्स जो हैं वो भी 30 से ऊपर नहीं लेके जाने, क्योंकि सबसे बड़ा सेट तो यू होता है, बाकी सेट तो यू से बड़े हो ही नहीं सकते। तो ये हम इसको क्या करेंगे, 24 पे रोक देंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 32 है, तो वो यू में नहीं है, लिहाजा ये हमारा बी होगा। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हम मुकम्मल कर चुके कि हमने दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिखना था। अब वो कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। तो ये भी बड़ा आसान है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। तो ए जो है वो है 6, 12, 18, 24 एंड 30, एंड इंटरसेक्शन बी क्या है, 8, 16 एंड 24। तो आप देखें, ज़रा गौर करें, इंटरसेक्शन में वन एंड ओनली 24 है जो दोनों में है। ठीक है, इंटरसेक्शन यही होता है ना कि कॉमन एलिमेंट आप लिख दो। तो 24 जो है दोनों में है, लिहाजा ये क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जनाब आप इसकी वेन डायग्राम भी बनाएं। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है जी बच्चों, ये आ जाएगा एक बॉक्स, और अब हमारे पास इस बॉक्स में क्या हम लिखेंगे, यू लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं। अब गौर करें कि इन दोनों का जो कॉमन एरिया था, जो इंटरसेक्शन था वो 24 है। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है। तो हम यहाँ पर सेट्स को क्या बनाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इस अब ओवरलैपिंग एरिया में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन था। तो बाकी जो बी में रह गया वो लिख दें, बी में क्या रह गया बाकी, 8 और 16, 8 एंड 16। और ए में क्या रह गया, 24 तो आपने कॉमन एरिया में लिख दिया ना, बाकी रह गया 6, 12, 18, 6, 12, 18। ठीक है, एंड 24 तो कॉमन आ गया ना, तो बाकी रह गया 30। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा किया। अच्छा, अब जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो भी तो लिखने हैं, वो यू के अंदर लिखने हैं। अच्छा, यू के अंदर पहले से हम कुछ एलिमेंट्स लिख चुके हैं, ए के अंदर और बी के अंदर। इसका नाम आपने ए रख दिया, इसका नाम आपने बी रख दिया। लेकिन अभी यू के अंदर बाकी एलिमेंट्स आने हैं, तो वो आप 2 से स्टार्ट कर लें। 2 से आप स्टार्ट करें, तो 2 आप देखें ए और बी दोनों में नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होगा। और इसके बाद 2 के बाद फिर 4 आएगा, 4 भी दोनों में नहीं था। इसके बाद आएगा 6, 6 तो आप देखें ए में है, तो 6 हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद लिखेंगे 10। 12 का है, 12 ए में है, 12 नहीं लिखेंगे। 14 लिखेंगे, 16 भी है। ठीक है, 18 भी है, 20 नहीं है तो 20 लिखेंगे। 22 भी लिखेंगे, 24 भी है, कॉमन है, 24 नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 26, 26 के बाद लिखेंगे 28, एंड देन हम लिखेंगे 30। ठीक है, बल्कि 30 जो है वो ए में मौजूद है, तो 30 हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो ये हमने बना ली जनाब वेन डायग्राम। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें यू गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एंड जो एक्स है वो 0 से 150 तक होना चाहिए। 150 इसमें शामिल है लेकिन 0 शामिल नहीं है। और जी जो है वो है एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स 2 पावर m फॉर इंटीजर m। इसी तरह से h जो है वो स्क्वायर है नंबर्स का। और इस तरह से हमने यहाँ पर 3 सवाल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं, जो सेट्स हैं, इनको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो बच्चों यू, तो हम चलें यू तो लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। यू इंटीजर है 0 से 150 तक, लेकिन 0 शामिल नहीं है, तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 150। ठीक है, ये यू है। जी क्या होगा, जी में आप देखें 2 टू द पावर m टाइप के नंबर्स हैं, तो m आप 0 से शुरू करें। तो जब आप m को 0 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 0 इज़ 1, 2 टू द पावर 2 इज़ 2 टू द पावर 1 इज़ 2। पहले 0 पुट करेंगे 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करें 4 आएगा, 3 पुट करें 8 आएगा। तो जो जी है वो इस तरह से जब हम करते जाएंगे, m की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो 2 की पावर में वो नंबर आते जाएंगे। तो 1, 2, 4, 8, देन आप 4 पुट करें तो 2 टू द पावर 4 16 होता है। 2 टू द पावर 5 जो है वो 32 होता है। 2 टू द पावर 6 वो होता है 64, एंड 2 टू द पावर 7 ये होता है 128। अब इससे आगे हम जो है वो 8 पुट नहीं करेंगे m की जगह, क्योंकि अगर हमने 8 पुट कर दिया तो आंसर 150 से ऊपर चला जाएगा।
लेकिन यू में जो आंसर हैं वो 150 से ऊपर तो नहीं जा रहे, लिहाजा हमने यू के अंदर ही रहना है। तो 128 लास्ट एलिमेंट होगा इस सेट जी के अंदर। इसके बाद बच्चों एच है, तो एच क्या है? एच में वो कह रहा है कि ऐसे नंबर हैं जो स्केयर हैं, तो सिंपली वन का स्केयर क्या होगा? वन का स्केयर वन होगा, ठीक है जी। तो वन का स्केयर क्या होगा? वन होगा। टू का स्केयर फोर होगा, थ्री का स्केयर नाइन, फोर का स्केयर 16, फाइव का स्केयर 25 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चलता जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ तक? ये जो है थर्ड, ये 150 से ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? 25 आ जाएगा, देन सिक्स का स्केयर 36, देन 49 एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो लास्ट में एच होगा वो 144 होगा, बिकॉज जो 12 का स्केयर है वो 144 होता है, 13 का स्केयर 169 होता है, लेकिन हमने 150 से ऊपर नहीं जाना। तो जो m है वो आखिर में हमारा 12 रहेगा, जिससे 2 की पावर जो 12 है, जो स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर वो क्या होगा? 144 होगा। अच्छा जी, ये हमने g और h निकाल लिया टेबुलर फॉर्म में। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है जी कि g यूनियन h हमने फाइंड करना है, ठीक है। g यूनियन h तो बड़ा सिंपल है, g और h के दोनों एलिमेंट्स मिला के लिख दें। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 49, ठीक है, 64, 81, 100 and then we have 121, then we have 128, okay, and then we have 144, क्योंकि इसके ग्रेटर जो नंबर होगा वो 150 क्रॉस कर जाएगा और हमने 150 क्रॉस नहीं करना। तो G और H में जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे हमने इसके अंदर लिख दिए, ठीक है। तो ये है G यूनियन H। अब हम चलते हैं G इंटरसेक्शन H की तरफ। तो जो भी नंबर कॉमन है G और H दोनों में है वो हमने लिखना है। तो G और H दोनों आपके सामने हैं, ठीक है। इसे कह दें इक्वेशन 1, इसे कह दें 2। तो दोनों आपके सामने हैं, तो G और H में जो भी कॉमन है वो हमने लिखना है। तो जस्ट 3 एलिमेंट्स कॉमन है, 4, 16 एंड 64। 4, 16 एंड 4, 16, 24, ठीक है। ये वो 3 एलिमेंट्स हैं जो इंटरसेक्शन में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि P और Q दिया हुआ है और आपने ये दोनों सेट्स फाइंड करने हैं। तो P है x इज़ अ प्राइम नंबर एंड जो x है वो 0 से 20 के दरमियान होना चाहिए। इसी तरह से जो Q है वो डिवाइज़र है 210 का और ये भी 0 से 20 के दरमियान होना चाहिए। तो चलें अब हम P को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। P उसने कहा प्राइम नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, उसमें 0 शामिल तो नहीं है। तो पहला जो प्राइम नंबर है वो वैसे 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, बिकॉज हमने 20 से कम रहना है तो 90 तक रोकेंगे, 19 तक। इसके बाद है Q। Q जो है वो 210 का डिवाइज़र है और ये भी 0 से लेकर 20 तक होगा। तो आप देखें 210 कौन कौन से टेबल में आता है बच्चों? 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2, 10, 2 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, 3 के टेबल में भी आएगा एंड 5 के टेबल में आएगा, ठीक है, 6 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में भी आएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, और 14 के टेबल में आएगा एंड देन वी हैव 15। सो 15 के टेबल में भी ये आएगा। तो ये बन गया 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। तो ये हमने क्यू फाइंड किया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q, तो मुझे डायरेक्ट करने दें। P और Q में जो नंबर कॉमन है आपने सिर्फ वही लिखना है। तो इंटरसेक्शन में आप देखें 2 और 3 दोनों में है और 5 और 7 भी दोनों में है। तो आंसर आ गया 2, 3, 5 और 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7।
तो ये था इंटरसेक्शन। और अगर हम फाइंड करें यूनियन, तो जो P है, P और Q हमारे सामने गिवन है, तो यूनियन ले लें। तो यूनियन करते हुए दोनों के एलिमेंट्स मिला के हम लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 एंड 19। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हर सवाल के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, एक दफ़ा यूनियन के लिए एंड एक दफ़ा इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है। तो लेट्स से वी हैव, सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो वो क्या होती है, वो होती है A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है। तो जो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है जी बच्चों, हाँ जी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है A यूनियन B। तो A यूनियन B हमने फाइंड करना है सबसे पहले। तो A यूनियन B इज़ इक्वल टू, A क्या है, 1 2 3 4 5 यूनियन, B क्या है, 4 6 8 10। तो यूनियन जब हम करेंगे तो उसमें हम सारे एलिमेंट्स मिला के लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ठीक है। तो ये आ जाएगा यूनियन। और बी यूनियन ए क्या होगा, बी यूनियन ए, तो बी पहले आ जाएगा 4 6 8 10 यूनियन ए बाद में आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ठीक है। तो ये आ गया बी यूनियन ए। और आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, ये होगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, यानी A में और B में जो कॉमन है वो आपने लिखना है। तो आप देखें A और B हमारे पास मौजूद है। तो आप ज़रा गौर करें, तो जस्ट इसमें अगर आप इंटरसेक्शन की बात करें तो जस्ट 4 है जो A और B दोनों में है, ऐसा है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन में जस्ट क्या आएगा, 4 आएगा। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, B इंटरसेक्शन A होगा। तो B पहले है, 4 6 8 10 पहले है, A बाद में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज करने से, चाहे A इंटरसेक्शन B हो चाहे B इंटरसेक्शन A हो, जो आंसर है वो क्या होगा, 4 ही होगा। तो आप देखें इस केस में भी लेफ़्ट और राइट साइड बराबर हैं, एंड इस केस में भी लेफ़्ट और राइट साइड क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब है हमारे पास पार्ट 2। तो इसमें भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो कि बराबर है, जो कि A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। तो लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, A यूनियन B। A जो है वो N के बराबर है, यूनियन B जो है वो Z के बराबर है। बच्चों जो N है वो मुकम्मल तौर पर Z के अंदर होता है। तो इसका मतलब Z एक बड़ा सेट है, N छोटा सेट है। तो यूनियन करते हुए बड़ा सेट आंसर आता है, लिहाजा यूनियन करते हुए Z आंसर आएगा, इसे 1 का नाम दे दें। इसके बाद राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, B यूनियन A। B क्या है, B जो है वो Z है। ठीक है। और A जो है वो N है। तो बड़ा सेट क्या आएगा, Z आएगा ना। तो इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो लेफ्ट हैंड साइड,
ए इंटरसेक्शन बी, ए जो है वो एन है और इंटरसेक्शन बी जेड है। तो इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है वो आंसर आता है, तो एन छोटा सेट है, लिहाजा एन जो है इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है जी बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इज़ एक्चुअली जेड एंड इंटरसेक्शन ए एन है, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आएगा, लिहाजा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसे कह दें 2 और इसे कह दें 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये हमने वेरीफाई कर लिया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x जो है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ज़ीरो या उससे ग्रेटर होना चाहिए। और b सेट में क्लियर उसने कहा कि r होना चाहिए। तो चलें जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और वो क्या है, a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a। तो लेफ्ट हैंड साइड है a यूनियन b। बच्चों a यूनियन b, तो a क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड यूनियन करेंगे यहाँ फिर r का। तो पहले सेट में r पर कंडीशन है कि वो ज़ीरो या उससे बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो सेट है उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, वो तो r ही है। तो इस r के अंदर नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे, लिहाजा ये r ग्रेटर होगा इस सेट से। तो यूनियन में क्या आता है, बड़ा सेट आंसर आता है, लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम बी यूनियन ए करेंगे तो ऑब्वियसली आर पहले आ जाएगा, यूनियन और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये बाद में आ जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो फिर भी आर आएगा। तो इसे आप 2 कह दें, इसे आप 1 कह दें, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो क्या है, a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b, तो a एक्चुअली क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इंटरसेक्शन, हाँ जी, तो b क्या है, सिंपल r है। तो इंटरसेक्शन करते हुए छोटा सेट आंसर आता है, लिहाजा यानी अगर एक छोटा सेट अगर बड़े सेट के अंदर हो तो छोटा सेट आंसर आता है, लिहाजा ये छोटा सेट आंसर आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, इसको आप कह दें इक्वेशन 1 का नाम दे दें, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है b इंटरसेक्शन a। अब b क्या है, b है r इंटरसेक्शन a क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आएगा, लिहाजा आंसर आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसे कहते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एंड u a और b ये हमें गिवन है। तो वेरीफाई करेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स, और एंड में फिर हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब जो डी मॉर्गन लॉ है वो क्या है, वो दो तरह का है। तो जो सबसे पहले नंबर पे हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड, जी बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन, ये देखें, ये हमारे पास ए है, आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास बी है। तो दोनों के एलिमेंट्स अगर हम मिला के लिखें तो ये बन जाएगा ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, और क्या है, जी एच भी है, ठीक है, और जे भी है बी के अंदर। तो एच के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। और अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएं, उसने कहा था ना कि वेन डायग्राम भी आपने बनानी है,
तो स्टेप बाय स्टेप हम सबके साथ वेन डायग्राम भी बना देंगे। तो जी वेन डायग्राम कुछ इस तरह की होगी कि उसके अंदर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर एक यू होगा, और आप देखें ए और बी में कुछ कॉमन भी है रीजन ना, सी डी कॉमन है। ठीक है, तो अगर सी डी कॉमन है तो ये जो सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। क्या ख्याल है बच्चों, सेट्स क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। तो एक ए है, दूसरा बी है, सी और डी ए में भी है, बी में भी है, तो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ए में बाकी क्या रह गया, देखो सी डी तो आप निकाल देना यहाँ से, तो ए बी जी एच, तो ए रह जाएगा, बी रह जाएगा, जी एंड एच रह जाएगा। बी में आप देखें सी डी तो कॉमन आ गया, बाकी रह गया ई एफ जे, तो ई एफ एंड जे। ठीक है। अच्छा अब देखें यू में आप गौर करें, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ए और बी में मौजूद हैं, लेकिन आई ऐसा नंबर है जो ना तो ए में है ना बी में है, तो ये आपने यहाँ बाहर लिखना है, इस बॉक्स के बाहर लिखना है। ठीक है, तो ये हमने वेन डायग्राम बनाई, लेकिन इसमें अब ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है ना, जो हमने ऊपर भी फाइंड किया, ए यूनियन बी। तो बच्चों ए और बी को शेड कर दें। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी को शेड कर दूं तो इस तरह से जो शेडिंग एरिया होगा वो हमारा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, तो आपने बड़ी साफ़ सुथरी किस्म की लाइनें बनानी है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इस वेन डायग्राम को अगेन ख़त्म करते हैं और अब हम इस लेफ़्ट हैंड साइड को मुकम्मल करेंगे। तो हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से जस्ट आप ये वैल्यूज़ माइनस कर दें। यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, माइनस, और जो ए यूनियन बी हमने निकाला था वो क्या था, वो था ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ आई की कमी, आप देखें यू में यहाँ पर आई मौजूद है, इसके अंदर आई मौजूद नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर आ जाएगा जस्ट आई। ठीक है, तो इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इसकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगी, इसकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगी, तो अगेन आपने रेक्टेंगल बना लेनी है, और रेक्टेंगल बनाने के बाद हमारे पास उसी तरह से दो ओवरलैपिंग सेट्स आ जाएंगे ए और बी। अब इसमें नंबरिंग आप खुद लिख दीजिएगा, ए बी सी डी कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा वो मैं यहाँ बना चुका हूँ, तो आपने इसी को देख के यहाँ अगेन लिख देना है। मैं आप सिर्फ एरिया शेड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए यूनियन बी शेड नहीं करना आपने, इसके अलावा बाकी जो एरिया है वो आप शेड कर दें। तो चलें जी, हम इसको बाकी एरिया को शेड कर देंगे। तो ए यूनियन बी, ए और बी शेड नहीं करना, तो बाकी एरिया शेड हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्या है राइट हैंड साइड, जी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो है यू माइनस ए है, तो ये देखें बच्चों, ये है यू और ये है ए, तो ए के सारे एलिमेंट्स आप यू में से माइनस करते जाएं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा। अच्छा आप देखें ए के अंदर ई एफ आई जे नहीं है, यू के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यू में से जब आप ए माइनस करेंगे तो यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं थे। तो ए में कौन से एलिमेंट नहीं थे यू के, ई यू में है, ए में नहीं है, एफ भी यू में है, आई भी यू में है, और जे भी यू में है। तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट जो कि यू माइनस बी है। तो अब आप यू में से बी के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दें, तो ये आएगा ए बी। ठीक है, ए बी जो है वो बी में नहीं था। इसी तरह से जी एच, ठीक है, जी एच ये भी नहीं है बी में, और आई जो है वो भी बी में नहीं है, लिहाजा ये भी बी के कॉम्प्लीमेंट में शामिल हो जाएंगे।
अब हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए और बी में क्या कॉमन है बच्चों? ए और बी में जो है वो आई कॉमन है। ठीक है, आई आप देख सकते हैं दोनों में है, तो इसको कह दें 2। और यहाँ देखें हमने अभी इक्वेशन 1 बनाई, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो वेन डायग्राम है वो रह गई है, तो फाइनली हम इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा सबसे पहले? हाँ जी, यू ए और बी। ठीक है, तो ए वाला रीजन आप माइनस कर दें, बाकी जो रह जाएगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए आपने शेड नहीं करना, चाहे उसका कुछ हिस्सा बी में ही क्यों ना आ रहा हो, वो भी आप शेड नहीं करेंगे। ठीक है, ए का पूरा सर्कल शेड नहीं होगा। लें जी, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, आप देख सकते हैं कि ए शेड मैंने नहीं किया। अच्छा, बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो था ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? हाँ जी, यू आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। तो अब आपने बी को शेड नहीं करना, तो अगर आप बी को शेड नहीं करेंगे तो ये देखें, फिर बी का पूरा सर्कल आप शेड नहीं करेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो शेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बी छोड़ दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का कॉमन रीजन आप ज़रा गौर करें, दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है? पहली डायग्राम में ए हमने शेड नहीं किया, तो ए तो कॉमन ना हुआ। फिर दूसरी डायग्राम में बी हमने शेड नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों का कॉमन रीजन लेंगे तो ए और बी नहीं होंगे इसमें, फिर बाकी रीजन ए और बी के अलावा जो बाहर का रीजन है वो शामिल होगा। ठीक है बच्चों, बाहर का रीजन शामिल होगा, लिहाजा इसको हम फिर किस तरह लिखेंगे? ये आ गया ए, ये आ गया बी, तो इस सर्कल को, इन सर्कल्स को छोड़ दें, बाकी जो एरिया है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बाकी एरिया शेड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो वेन डायग्राम हमने लेफ़्ट साइड हमने सॉल्व की थी इसकी, ये एग्जैक्टली बराबर है इसके। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अच्छा जी, अब डी मॉर्गन्स लॉ का जो सेकंड पोर्शन है वो हम वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड। जी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए और बी के आपने सेट्स लिखने हैं पहले, उसके बाद आपने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अब जो ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो सिर्फ सी और डी होगा। ठीक है, सी और डी होगा। ये देखें, ए और बी में आप देख सकते हैं सी और डी, और हमने डायग्राम भी पहले बनाई थी, आपको याद होगा। ये देखें, सी और डी मैंने कहा था कॉमन रीजन है दोनों का, तो लिहाजा दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? सी डी आ जाएगा। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे होगी? जी, यहाँ पर आ जाएगा U, फिर A आ जाएगा और उसी तरह से आ जाएगा B। तो अब आपने क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया ना, तो ये देखें ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है, कॉमन रीजन, तो इसको हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया इंटरसेक्शन ए और बी का। अच्छा, अब है हमारे पास
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को। तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपने यू सेट में से ए इंटरसेक्शन बी कर देना है माइनस, बाकी जो यू में रह जाएगा वो आपने लिख देना है। तो बड़ा सिंपल है। ए इंटरसेक्शन बी क्या था, सी डी। तो यू के तमाम एलिमेंट्स आप लिख दें सिवाय सी डी के। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ए बी। सी डी तो नहीं आएगा ना, सी डी तो कॉमन था, वो आपने माइनस कर देना। तो बाकी आ जाएगा ई एफ, एंड देन आ जाएगा जी एच, और फिर आ जाएगा आई जे। ठीक है, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी, इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सेम वो हमारे पास रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट है, देन हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी जो कि ओवरलैपिंग हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो था वो अब आपने शेड नहीं करना, यानी जो पहले आपने शेड किया था अब वो नहीं शेड करना। बाकी जो एरिया रह जाएगा वो शेड कर देना आपने, तो इसको आपने शेड नहीं करना। हाँ जी, तो आप देखें मैंने इस जो कॉमन रीजन था ए और बी का, ये शेड नहीं किया। ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी है। तो ऐसा करते हैं कि इसको आप नाम दे दें वन का, इसको भी आप कोई वन का, इसको अभी आप ए का नाम दे दें। ठीक है, तो जो बी डायग्राम हम बनाएंगे वो इससे मैच करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं राइट साइड की तरफ। तो हाँ, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके ई एफ आई जे। ठीक है, ई एफ आई एंड जे। हाँ जी, ये देखें ई एफ आई जे। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, बी कॉम्प्लीमेंट था ए बी जी एच आई। ठीक है, ए बी जी एच आई। तो बी कॉम्प्लीमेंट है ए बी जी एच आई। तो अब हमें चाहिए दोनों का यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा ये, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों को मिला दें, दोनों के एलिमेंट्स आप मिला दें, तो ये बन जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे दें। तो मुझे बताएं क्या ये वन, क्या ये टू और ये वन यहाँ से दोनों सेम है। देखें इधर भी ए बी ई एफ जी एच आई जे, इधर भी ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो आप देखें जो इक्वेशन वन है इक्वेशन टू के ये क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हमें इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी बराबर करना है। तो आप देखें ये जो वेन डायग्राम है ए डायग्राम है, ये इसको मैच करना है हमने बी के साथ। तो हमारी राइट हैंड साइड वाली वेन डायग्राम रहती है, तो अब यहाँ पे हेडिंग देंगे वेन डायग्राम की राइट हैंड साइड के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए होता है। तो जस्ट आपने क्या करना है, u में से a को माइनस कर देना है। अच्छा, ये डायग्राम तो हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि a वाला जो सर्कल है उसे छोड़ दें, बाकी सारा आप हिस्सा शेड कर दें। ठीक है, तो a वाला पूरा सर्कल आपने छोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, ये पूरा सर्कल आपने छोड़ दिया, तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, वो होगा u माइनस बी। तो u में से b माइनस करते जाएं। हाँ जी, a b, तो अब आपने b माइनस कर देना है। तो कौन सा एरिया शेड होगा, b वाला सर्कल छोड़ दें। b वाला सर्कल आप छोड़ दें,
तो बाकी एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब हमें लास्ट में चाहिए इन सब का यूनियन, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब आप देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट में ये जो कॉमन रीजन था, चले मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हाँ जी, तो आप देखें कि इस डायग्राम में ये वाला रीजन ये शेड नहीं हुआ, और इस डायग्राम में भी यही रीजन शेड नहीं हुआ, दोनों में ये रीजन शेड नहीं हुआ। इसका मतलब जब आप दोनों का यूनियन लेंगे तो ये वाला रीजन तो यूनियन में भी नहीं आएगा, तो इसको आपने शेड नहीं करना, बाकी सारा आपने शेड कर देना है। तो चलें जी, बाकी सारे को हम शेड कर देंगे। तो U है, इसके बाद A है और फिर B है। तो इस रीजन को आपने छोड़ देना है, बाकी सारा आपने शेड कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये रीजन ना तो ए कॉम्प्लीमेंट में नज़र आया हमें, ना हमें बी कॉम्प्लीमेंट में नज़र आया, तो इसका मतलब यूनियन में भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपने छोड़ देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया, और इसको अगर आप डायग्राम बी कह दें तो आप देखें एग्जैक्ट ये जो ए डायग्राम है और ये जो बी डायग्राम है ये क्या है, एग्जैक्ट क्या है, इक्वल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। हाँ जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। U और A हमें गिवन है, वेरीफाई हमने ये तीनों पार्ट्स करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो है जी A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट जी। तो सबसे पहले हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट जो कि U माइनस A होता है। तो U क्या है, 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स, और A जो है वो 1 3 5 से लेकर 19 तक, यानी ऑड नंबर्स। तो अगर हम 1 से लेकर 20 तक में से ऑड माइनस कर दें तो इवन नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब जो A का कॉम्प्लीमेंट है उसमें इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 से लेकर बच्चों 20 तक, ठीक है। और अगर हम इनका यूनियन ले लें, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, तो A क्या है, 1 3 5 से लेकर 19 तक के एलिमेंट्स, यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 से लेकर 20 तक। तो ऑड और इवन जोड़ दें तो 1 2 3 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और बच्चों ये U के बराबर भी है। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो यही फाइंड करना चाह रहे थे हम। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन U बराबर होता है A के, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, A इंटरसेक्शन U। तो A क्या है, 1 3 5 से लेकर 19 तक, यूनियन U क्या है, 1 2 3 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो जब आप यूनियन करेंगे दोनों में, तो जो नंबर A में है और जो U में है वो सारे मिला के आप लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, बल्कि अभी हमें इसका इंटरसेक्शन चाहिए ना, यहाँ पर मैंने यूनियन लिख दिया, हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन चाहिए था। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एरिया है, कॉमन नंबर्स हैं वो आएंगे। तो 1 3 5 से लेकर 19 तक दोनों में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 से 19 तक, और यही है हमारा A, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3, और पार्ट 3 है A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है। नाउ जो A कॉम्प्लीमेंट है वो देखें, अभी हमने यहाँ फाइंड किया, इसको देखें तो ये है 2 4 6 से लेकर 20 तक, 2 4 6 से लेकर 20 तक। अब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी, A क्या है, A है 1 3 5 से लेकर 19 तक, और इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 से लेकर 20 तक। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
वो कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। यानी जो हर स्टूडेंट है वो कम अज़ कम इन दोनों गेम्स में से, क्रिकेट और हॉकी में से कम अज़ कम कोई एक गेम खेलना पसंद करता है। इसका मतलब ये 55 स्टूडेंट्स जो हैं ये किसी न किसी खेल को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अच्छा, अब ज़रा कुछ चीज़ें आपने गौर करनी है। यहाँ पर आप देखें जो 34 पीपल हैं, 34 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो एन ऑफ सी, यानी क्रिकेट के लिए आप सेट का नाम सी रख दें तो उसकी जो तादाद है क्रिकेट को पसंद करने वालों की, जो तादाद है खेलने वालों की, वो 34 है। एंड जो हॉकी खेलने वाले हैं यानी एन ऑफ एच, उनकी जो तादाद है वो है जी 30। अच्छा, अब इसमें जो 55 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट कोई ना कोई खेल पसंद कर रहा है, लिहाजा यूनियन में शामिल हो जाएंगे ये। तो एन ऑफ सी यूनियन एच ये होगा जी 55 के बराबर। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो सी में या फिर एच में कहीं ना किसी गेम को खेल रहे हैं। ठीक है, यूनियन के साथ आएगा। अब सवाल क्या है, हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, यानी दोनों, सी क्रिकेट भी और हॉकी भी। तो इस केस में हमने फाइंड करना होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, सी इंटरसेक्शन एच। तो जब आप देखें ना बोथ के अल्फाज हों तो बोथ में फिर इंटरसेक्शन देखना है आपने। अगर कहीं और आ जाए, ठीक है, आइदर के अल्फाज हों, तो उसमें फिर हम क्या है यूनियन इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फार्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर द टू सेट्स, तो वो हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमने ए और बी यूज़ किया था, यहाँ पर हम सी और एच यूज़ करेंगे। तो बच्चों क्या है वो फार्मूला याद है आपको? वो फार्मूला कुछ यूँ था ना, एन ऑफ सी यूनियन एच इज़ इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ऐसा ही था। तो यहाँ पर जो सी यूनियन एच की जो तादाद है वो है 55 इक्वल्स एन ऑफ सी कितना है 34, एन ऑफ एच कितना है 30, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच ये हमने फाइंड करना है। तो 55 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 64 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इज़ इक्वल टू 64। 55 इधर चला जाएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा 55। तो 64 में से 55 माइनस कर दें तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। इसका मतलब ये कि 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 55 में से जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो 250 कैन स्पीक उर्दू। तो एन ऑफ यू, उर्दू के लिए यू कितने हैं जी 250, और 150 कैन स्पीक इंग्लिश। तो एन ऑफ ई कितने हैं बच्चों 150, एंड 50 उनमें ऐसे हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं। तो एन ऑफ पी कितने हैं जी 50। अच्छा, 40 इनमें ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो एन ऑफ उर्दू के लिए यू इंटरसेक्शन इंग्लिश के लिए ई, तो कितने हैं ऐसे हैं 40। ठीक है, बोथ का ना उसने, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, फिर उसने बोथ के साथ लिखा कि जो 30 हैं 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। फिर इंटरसेक्शन आएगा, यानी इंग्लिश का ई और पंजाबी का पी, तो दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन पी, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं 30। ठीक है, 30 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा, एंड 10 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू एंड पंजाबी कितने हैं 10 एम्प्लॉयज़ हैं। अब क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तीनों लैंग्वेजेस उनको बोलनी आनी चाहिए, तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन की बात आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, स्टार्ट में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, जाहिर है हर कोई कोई ना कोई ज़ुबान तो बोल रहा है, लिहाजा यूनियन में हम इनको शामिल कर लेंगे। तो एन ऑफ
चाहे वो उर्दू हो यूनियन, चाहे वो इंग्लिश हो यूनियन, चाहे वो पंजाबी हो। ठीक है, कोई ना कोई ज़ुबान तो कोई ना कोई बोल ही रहा है, लिहाजा ये 500 होंगे। और अब हमने फाइंड करना है एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर द थ्री सेट्स क्या था? हाँ जी, वो ए बी और सी की शक्ल में था। यहाँ हम यू ई और पी की शक्ल में लिखेंगे। तो वो था बच्चों कुछ इस तरह से कि एन ऑफ यूनियन पहले आ जाएगा, उर्दू यूनियन, इंग्लिश यूनियन, पंजाबी। अब एक एक करके सारों को ऐड करें। एन ऑफ यू, एन ऑफ ई, एन ऑफ पी। अब दो दो करके माइनस कर दें। यू के साथ पहले ई आ जाएगा, माइनस यू के साथ अब पी आ जाएगा, माइनस ई के साथ अब पी आ जाएगा, और आखिर में ऐड कर दें तीनों का इंटरसेक्शन लेके। ठीक है, तीनों का आपने ले लिया इंटरसेक्शन। नाउ अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो यूनियन वाली वैल्यू 500, ठीक है, एंड एन ऑफ यू कितना है 250, एन ऑफ ई कितना है 150, एन ऑफ पी कितना है 50, माइनस यू और ई का इंटरसेक्शन उनकी तादाद है 40, देन हमारे पास है 30, देन हमारे पास है -10, और इसके बाद एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये हमने करना है बच्चों फाइंड। तो 500 एज इट इज़ रहेगा। इन सारों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग कोई 370। ठीक है, इन सबको तीनों को ऐड करें और फिर यहाँ से तीनों को माइनस कर दें। तो अच्छा चलें, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये बनता है 450 माइनस, तो 40 30 70 और ये 80, तो ये आ जाएगा 80 प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो 500 450 में से 80 अगर आप माइनस कर दें तो ये बनेगा 370 यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो 370 उधर जाके माइनस कर दें तो 500 में से 370 माइनस करें तो ये आ जाएगा 130। तो आंसर क्या आ गया? एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी कितना आ गया? 130। ठीक है, तो मतलब कि 130 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन स्पोर्ट इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। तो यहाँ पर आप लिख दें एन ऑफ बी कितने हैं? 19 हैं। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स। तो एन ऑफ जी कितने ऐसे हैं लोग? 15 हैं। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। तो एन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, ओके, एंड तो इंटरसेक्शन आ जाएगा एंड की वजह से, इंटरसेक्शन ये आ जाएगा ग्रीन। और ऐसे कितने लोग हैं? 3 हैं। अच्छा, 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट्स पहनी है, कैप भी पहनी है ब्लू शर्ट्स भी पहनी है। तो कैप एंड ब्लू शर्ट्स कितने ऐसे हैं? 4 हैं। अच्छा, 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट्स पहनी है, कैप और ग्रीन शर्ट्स कितने ऐसे हैं? 2 हैं। तो वो कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट्स और कैप इज़ 34। तो आप देखें दरमियान में आइदर आ रहा है या और आ रहा है तो यूनियन आएगा, इसका मतलब है। तो एन ऑफ, चाहे वो ब्लू शर्ट पहने हुए हों, चाहे वो ग्रीन शर्ट्स पहने हुए हों, या फिर उन्होंने कैप पहनी हो, तो ऐसे कितने हैं? वो 34 हैं। ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज़ उन्होंने वेयर की हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। तो सिर्फ कैप्स की बात हो रही है, इसका मतलब हमें एन ऑफ सी चाहिए। ठीक है, एन ऑफ सी चाहिए। तो अगेन वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा? यूनियन पहले आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके सारे आएंगे। एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी, ओके। अब माइनस करेंगे। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी आ जाएगा, माइनस सी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, माइनस
सी इंटरसेक्शन जी आ जाएगा और प्लस कर दें बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। एन ऑफ बी कितना है 19। अच्छा, यूनियन की वैल्यू कितनी है, वो है 34। और एन ऑफ जी कितना है 15 है। एन ऑफ सी हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ रहने दें। माइनस, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी ये है 3, माइनस इसके बाद है 4, इसके बाद है 2, और फिर इसके बाद है जी अच्छा, इंटरसेक्शन तो गिवन ही नहीं है हमें, तो इंटरसेक्शन फिर क्या होगा बच्चों, ज़ीरो होगा। ठीक है। अच्छा, अब 34 इज़ इक्वल टू, तो इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो इन सब को ऐड करेंगे दोनों को, 19 और 15 कितना होता है, ये होता है जी ऑलमोस्ट 34। एंड -3 -4 -7 -2 -9, so this is -9। एंड यहाँ पर आ जाएगा एन ऑफ सी। तो 34 से 30, अच्छा चलें ऐसा करते हैं, 34 ये +34 है, इधर आएगा तो ये -34 हो जाएगा, और माइनस का 9 इधर आएगा, +9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा एन ऑफ सी। तो ये दोनों कैंसिल कर दें, तो एन ऑफ सी क्या आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब है कि 9 ऐसे स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं या स्पोर्ट मैन हैं जिन्होंने 9 ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहन रखी हैं जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, लैपटॉप्स के लिए आप कैपिटल एल नाम रख दें सेट का, तो ये बन जाएगा एन ऑफ एल इज इक्वल टू 17। एंड 11 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, तो एन ऑफ टी क्या आ गया 11। इसके बाद 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, तो जी एल इंटरसेक्शन टी, तो वो 9 होंगे। अच्छा, 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और बुक्स हैं, लैपटॉप्स एंड बुक्स, हाँ जी, तो एल एंड इंटरसेक्शन बी, लैपटॉप एंड बुक्स, तो वो कौन है, वो 6 हैं। अच्छा, 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 4 इनमें ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स दोनों हैं। ठीक है, तो 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, इनमें से जो 8 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास तीनों की तीनों आइटम्स हैं, तो तीनों की तीनों का मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो एन ऑफ एल यानी लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है, तो ऐसे लोग कितने हैं, 8 हैं। अब वो कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स यानी और आ गया तो यूनियन आएगा। हाँ जी, तो टैबलेट लैपटॉप और बुक तीनों, कोई भी इनमें से कोई एक चीज़ अगर किसी के पास है तो वो ऐसे 35 पीपल हैं, 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, तो एन ऑफ बी हमें चाहिए, तो अगेन वही फार्मूला। ठीक है, अगेन ठीक है, यूनियन वाली रकम पहले आ जाएगी एंड देन एक एक करके लिखेंगे। हाँ जी, ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यूज पुट करें, तो यूनियन वाली वैल्यू क्या थी 35, एन ऑफ एल 17 है, एन ऑफ टी 11 है, एन ऑफ बी तो हमने फाइंड करना है,
और माइनस एल इंटरसेक्शन टी की तादाद 9 है, माइनस टी इंटरसेक्शन बी की तादाद 4 है, एंड एल इंटरसेक्शन बी की तादाद 6 है, और इंटरसेक्शन वाली तादाद 8 गिवन है तो प्लस 8 कर दें। तो अब जो है वो 35 इक्वल्स टू, तो इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कोई तकरीबन आएगा 36। ठीक है, तो 17 में 11 ऐड करें तो 28, और 28 में 8 ऐड करें तो ये बन जाएगा 36, माइनस 6 प्लस 4 10 एंड 10 प्लस 9 इज़ 19, सो दिस इज़ माइनस 19 प्लस एन ऑफ बी। तो 36 में से 19 माइनस कर दें तो 17, तो 35 इज इक्वल टू 17 प्लस एन ऑफ बी। 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 17 इक्वल्स टू एन ऑफ बी। तो 35 माइनस 17 इज 18, सो एन ऑफ बी इक्वल्स टू 18। सो 18 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं। जी बच्चों, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सो अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। तो ये है क्या होगा, ये हमारा होगा यूनिवर्सल सेट होगा। 1 2 3 से लेकर 150 तक के एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सेट ए है, सेट ए के बारे में वो कहता है कि 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। उसने लेबल का तरीका भी बता दिया कि 50 से 89 तक आप लिख सकते हैं, यानी 50, 51, 52 एंड सो ऑन अप टू 89। ठीक है, ये हमारा ए होगा। हाँ जी, तो बी क्या है, वो कह रहे 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150। 101, 102, 103 एंड ये कहाँ तक जाएगा, 150 तक जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है सेट सी। तो इसमें 60 एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ जी, तो इसमें जो 60 एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा जी, तो उसकी जो रेंज है, उनकी सैलरी रेंज है 100K से 150K तक। तो इनके जो लेबल है वो 1 से 49 तक होगा। 1 2 3 टू 49, और फिर 90 से शुरू होगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, तो 49 एंड देन इसके बाद क्या होगा, 90 से शुरू होगा, 90, 91, 92, और ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमसे डिमांड कर रहा है। ए पार्ट में वो कहता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें, और फिर बी पार्ट में आपने ए इंटरसेक्शन के बाद या उससे पहले बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन, और उनकी जो तादाद है वो आपने तादाद बतानी है। अच्छा, अब ए पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देन इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू में से ए माइनस कर दें। तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आपने लिखना है यू, फिर आपने ए सेट लिखना है, फिर आपने दोनों को माइनस कर देना है। अच्छा, अब यू क्या है, 1 से लेकर 150 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर 50 से लेकर 89 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब आप ये सारे एलिमेंट्स ए के माइनस कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, वो आएगा 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 49 तक के सारे एलिमेंट्स। अच्छा, अब 50 से लेकर 89 तक के तो एलिमेंट्स कट गए, तो फिर 90 से शुरू होंगे, तो 90, 91 एंड ये सो ऑन, ये चलता रहे। ठीक है, तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट है ये कहाँ जाएगा, 150 तक जाएगा। अब हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस बी है। तो इसी तरह से u में से अब आपने b माइनस करना है। ठीक है, तो b हमें गिवन है 101 से लेकर 150 तक के सारे एलिमेंट्स।
तो बड़ा सिंपल सा है, 1 से लेकर 100 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 101 से 150 तो कैंसिल हो गए ना। अब हमने दोनों का यूनियन फाइंड करना है। जी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1 से लेकर 100 तक तो हैं ही हैं बी कॉम्प्लीमेंट में, और ए कॉम्प्लीमेंट में आप देखें 90 से शुरू हो रहे हैं फिर 150 तक जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो 1 2 3 से लेकर सारे के सारे एलिमेंट्स 150 तक मुकम्मल हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा आपको यू सेट मिल जाएगा। ये था इनका यूनियन। अब हम सी के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं सी के साथ। तो ये देखें, इसका और ये सी है, तो ये जो मैंने दोनों टिक किए हैं इनका आपने कॉमन एरिया ले लेना है। तो कॉमन एरिया जाहिर सी बात है कि सी होगा, क्योंकि सी मुकम्मल इसके अंदर मौजूद है, और सी फिर इसका इंटरसेक्शन का आंसर होगा। तो 1 2 3 से लेकर 49 तक, और फिर ये 90 से शुरू होंगे, 91 92, एंड ये फिर 100 तक जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने फाइंड कर लिया ए पार्ट। अब बच्चों हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो जो हमारा बी पार्ट है वो है जी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अभी हम ऊपर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं जो कि 1 2 3 से लेकर 100 तक था। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 3 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स। और सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, हाँ जी, सी कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से आपने सी माइनस कर देना है। तो जब आप यू में से सी माइनस करेंगे तो ये 50 से शुरू होंगे, 50 से लेकर 89 तक, 50 51 52 और ये 89 तक चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब 90 से 100 तक ये तो कैंसिल हो गए ना, तो फिर ये 101 से शुरू होंगे, 101 102 एंड चलते जाएंगे, और ये फिर 150 पे जाके रुक जाएंगे। तो ये है सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, देखें बी कॉम्प्लीमेंट में 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स हैं, तो सी कॉम्प्लीमेंट में 50 से लेकर 89 तक हैं, तो कम से कम 50 से 89 तक तो इसमें शामिल होंगे ही। तो 50 51 52 एंड सो ऑन अप टू 89। अच्छा, इसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट में 101 से शुरू हो रहे हैं, 101 से, लेकिन जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो 100 पे ख़त्म हो गया, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, अब इसका मज़ीद इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन है 1 2 3 से लेकर 49 तक, देन 90 91 92 से लेकर 150 तक, और इंटरसेक्शन ले लें अभी अभी जो हमने फाइंड किया ये वाला, तो ये क्या है, 50 51 52 से लेकर 89 तक। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखें ये जो दूसरा सेट मैंने लिखा ये मुकम्मल तौर पर पहले सेट के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो दूसरा सेट होगा, यानी 50 51 52 से लेकर 89 तक के एलिमेंट्स होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल ए के बराबर भी है। ठीक है, ए भी इसी के बराबर था ना। अच्छा, अब हमें इसकी तादाद चाहिए, तो एन हम बाहर एन लगा देंगे, और यहाँ पर अगेन वही सेट आएगा, वही ऑपरेशन आएगा। तो अच्छा, अगर ये पूरा का पूरा सेट पूरा ऑपरेशन ए के बराबर है तो इसका मतलब है जो इनकी तादाद है वो भी ए की तादाद के बराबर होगी, तो लिहाजा सिंपल आप इसको लिख सकते हैं एन ऑफ ए,
इधर भी अगर आप n लगा दें तो यहाँ पर भी a के साथ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अगर आप इनको गिन लें तो ये तकरीबन 40 एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आप n ऑफ a भी लिख सकते हैं और इसके बाद आप 40 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन स्पोर्ट्स में कम से कम एक स्पोर्ट्स में वो ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिहाजा ये यूनियन में शामिल हो जाएंगे 125 स्टूडेंट्स। तो हम इनको लिखते हैं एन ऑफ, अच्छा पहला जो स्पोर्ट है वो क्रिकेट है तो सी आ जाएगा यूनियन। दूसरा जो है वो फुटबॉल है, एफ आ जाएगा। फिर हॉकी है तो एच आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 125 हैं। अच्छा, पहली कैटेगरी 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आ जाएगा एन ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 60। इसके बाद 70 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 70। एंड 40 ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, 25 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। कितने ऐसे लोग हैं, 25 हैं ऐसे लोग। अच्छा, 15 ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, फुटबॉल एंड हॉकी दोनों खेलते हैं। तो ऐसे कितने हैं, 15 हैं। एंड 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी। तो ऐसे कितने हैं, 10 हैं। अब यहाँ पर दो सवाल हमसे पूछ रहा है कि ए पार्ट हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है यहाँ पर। तो एन ऑफ क्रिकेट के लिए सी, फुटबॉल के लिए एफ एंड हॉकी के लिए एच। तो ये हमने फाइंड करना है। तो अगेन वही फार्मूला होगा हमारे पास, यूनियन पहले आ जाएगा। हाँ जी, तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 125। एन ऑफ सी कितना है, 60 है। एन ऑफ एफ 70 है। एन ऑफ एच कितना है, 40। सी इंटरसेक्शन एफ उनकी तादाद है 25 माइनस, देन हमारे पास 15 है, देन -10 है और प्लस ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो तकरीबन तकरीबन ये बनेगा 125 और इधर से जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 120, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 120 एंड देन प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। 120 उधर भेजें तो 125 माइनस 120 विच इज़ 5, ओके। सो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच विच इज़ इक्वल टू 5। तो इसका मतलब कि 5 ऐसे लोग हैं जो तीनों गेम्स जो हैं खेलते हैं, तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अब इसका जो बी पोर्शन है वो ये है कि आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी इन सारों के मुताबिक आपने इसकी क्या बनानी है, वेन डायग्राम। तो यहाँ देखें जी, हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे अभी। अच्छा जी, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। जी, तो ये हमारे पास ए है,
ये हमारे पास बी है, एंड ये हमारे पास क्या है, सी है। अच्छा, अब चलें इसका हम नाम भी रख देते हैं ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अच्छा, अब हमने ना ज़रा गौर करना है आपने। स्टार्ट हम करेंगे इंटरसेक्शन से, तीनों का इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपने, अब ये जो मैं नंबरिंग फिल करूँगा ये आपने ज़रा गौर से देखनी है। सबसे पहले हम फिल करेंगे जो तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो वो क्या है, वो अभी हमने फाइंड किया, आंसर 5। तो चलें यहाँ पर पुट कर दें 5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5। एंड नाउ अब हम चलेंगे जो दोनों का इंटरसेक्शन है, दो दो सेट्स का इंटरसेक्शन। तो अच्छा, अभी सी और एफ़ का इंटरसेक्शन क्या है, सी और एफ़ का इंटरसेक्शन जो है, यानी क्रिकेट का और फुटबॉल का, वो उसमें 25 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स। नाउ अच्छा, अब इनको ए बी और सी नहीं कहते, बल्कि जो गेम्स के नाम हैं उन्हीं पे रखते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें, वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हॉकी वाला कौन सा है, क्रिकेट वाला कौन सा है, तो हमें कन्फ्यूजन होगी। तो ऐसा करते हैं कि ये है हमारा जी क्रिकेट वाला, ये है फुटबॉल का, एंड ये है हॉकी का सेट, ठीक है। अच्छा, अब तीनों का जो इंटरसेक्शन था वो हमने फाइंड किया जी 5 है, और 5 हमने इंटरसेक्शन में तीनों में लिख दिया। देखें ना, ये वो एरिया है जो सी एफ और एच तीनों का है, ओके। अच्छा, अब सी और एफ की बारी ना, तो सी और एफ का जो कॉमन है वो उसमें 25 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, अब मैं यहाँ 25 तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि 5 तो मैं पहले लिख चुका हूँ दोनों के कॉमन में। देखो ना, ये जो 5 मैंने लिखा ये सी और एफ दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, तो 5 आप माइनस कर दें 25 में से, तो बाकी रह जाएंगे 20। तो सी और एच का जो कॉमन है वो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, 10 में 5 तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो बाकी फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। अब ये 5 + 5 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं एफ और एच का कॉमन देखते हैं। एफ और एच का कॉमन यानी फुटबॉल और हॉकी, तो ऐसे स्टूडेंट्स 15 हैं। तो आप देखें 15 के, अच्छा 15 है ना, तो 5 तो हम पहले लिख चुके थे, ये जो मैंने डार्क लिखा है 5, ये तो हम पहले लिख चुके थे। तो 15 में से 5 माइनस कर दें तो ये आ जाएंगे 10। अब देखें 10 + 5 करें तो ये 15 बनता है। अच्छा, इस तरह से हमने ये कॉमन लिख लिया। अब जो सिंगल सिंगल सेट्स थे अब हम उनको फिल करेंगे। तो पहले हम चलें क्रिकेट को फिल करते हैं। तो क्रिकेट कितने खेलने वाले लोग हैं, 60। अच्छा, 60 लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम सी सेट में 3 नंबर फिल कर चुके हैं, 20 भी लिख चुके हैं, 5 2 बार लिख चुके हैं। तो 20 और 10 30, इसका मतलब 30 तो हम लिख चुके, तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया 30। तो सी में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और बाकी के जो 3 थे वो 30 बना रहे थे, तो 30 + 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एफ को फिल कर लेते हैं। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 70 हैं, लेकिन 70 में से मैं 10 भी लिख चुका, 5 भी लिख चुका, 20 भी लिख चुका, तो तीनों को जमा करें, 20 + 10 30, 30 + 5 35। इसका मतलब 70 में से 35 तो मैं लिख चुका हूँ, तो फिर यहाँ पर कितने में लिखूँगा, 35 लिखूँगा, ठीक है, ताकि ये 35 मिलके 70 हो जाएं। अब एच को फिल कर लेते हैं। तो हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 40 हैं, 40 में से मैं 10 5 और 5 लिख चुका हूँ, यानी 20 लिख चुका हूँ। तो 40 में से 20 चले गए, बाकी कितने रह गए बच्चों, 20 रह गए, ठीक है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने कोई गेम ना खेली हो, सारे के सारे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिहाजा इन तीनों के बाहर कोई नंबर नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने इस वेन डायग्राम को मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, तो वो कहता है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। तो यहाँ पर जो हमारा यूनियन है एक्चुअली वो है जी 130, जितने लोगों से पूछा गया तो वो है 130। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ऑफ यू, ये है जी 130। अच्छा, फिर उसमें से वो कहता है कि 40 ऐसे पीपल हैं जिनने लाइक की निहारी, निहारी के लिए हम एन लिख देते हैं, यानी कैपिटल एन। तो कितने लोगों ने निहारी पसंद की, 40। एंड बिरयानी कितने लोगों ने पसंद की, 65। ठीक है। एंड इसके बाद कौरमा, तो 50 लोगों ने कौरमा पसंद किया।
अच्छा, अब इसके बाद दो दो करके, तो 20 ऐसे हैं जिन्होंने निहारी और बिरयानी दोनों पसंद की। निहारी एंड बिरयानी, कितने ऐसे लोग हैं? 20 ऐसे लोग हैं। ठीक है। अच्छा जी, 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद किए। बिरयानी एंड कौरमा, कितने ऐसे लोग हैं? 27, बल्कि 35 ऐसे लोग हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 27 ऐसे लोग हैं जिन्होंने निहारी और कौरमा पसंद किया। हाँ जी, 27 पीपल। एंड नाउ 12 ऐसे हैं जिन्होंने तमाम तीनों की तीनों फूड पसंद की। तो तीनों की तीनों का मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा तीनों में। निहारी होगी, बिरयानी होगी एंड कौरमा होगा, तीनों पसंद किया। तो ऐसे कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। अच्छा जी, ये डाटा हो गया मुकम्मल। अब यहाँ आपसे चार सवाल पूछ रहा है। तो जो पहला सवाल है ए पार्ट, वो कह रहा है एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। तो एटलीस्ट मतलब कि यूनियन फाइंड करना है हमने। तो ए पार्ट क्या आंसर है? फार्मूला पहले लिखेंगे, निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा। तो अब हम एक एक करके ऐड करेंगे। एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के। अब दो दो करके माइनस करेंगे, तो एन इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। एन इंटरसेक्शन के आ जाएगा एंड बी इंटरसेक्शन के आ जाएगा। एंड प्लस कर दें तीनों का इंटरसेक्शन। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करें। यूनियन वाली वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। तो एन ऑफ एन कितना है? 40। एन ऑफ बी कितना है? 65। ठीक है। एन ऑफ के कितना है? 50। एन इंटरसेक्शन बी, तो ये है जी 20, इनकी तादाद 20 है, माइनस कर दें 20। और एन इंटरसेक्शन के, इनकी तादाद है 27। बी और के, इनकी तादाद है इंटरसेक्शन की 35 एंड इंटरसेक्शन की तादाद कितनी है? 12। इसे हम कर देंगे ऐड। तो इन सब को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो ये बनेगा 155, ठीक है, -82 और +12 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब 155 में 12 ऐड करें तो ये बनेगा 167 और 82 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस का। दोनों को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 85। तो 85 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों में से कोई एक ना एक डिश तो पसंद है। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब जो बी पार्ट है उसके मुताबिक वो कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। तो पहले था कि पसंद इनमें से कोई एक करते हैं, और अब है कि इनमें से कोई एक पसंद नहीं करते। तो नहीं करने का मतलब कि अब हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, जो हमने अभी फाइंड किया इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इसका मतलब ये कि हम एन यूनियन बी यूनियन के, इसका क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम? यू में से माइनस कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? एन ऑफ यू माइनस कर देंगे, जो यूनियन वाली रकम थी वो हम माइनस कर देंगे। तो एन यूनियन बी यूनियन के, एन ऑफ यू कितना था? एन ऑफ यू था 130, माइनस कर दें 85। तो 45 ऐसे लोग हैं जिनको निहारी बिरयानी कौरमा इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं है 130 में से। अच्छा जी, सी पार्ट। सी पार्ट कहते हैं हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी बिरयानी एंड कौरमा। तो इसका मतलब कोई एक फूड होगी, या तो निहारी होगी या बिरयानी या कौरमा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम या तो करेंगे ओनली निहारी, फिर हम करेंगे ओनली बिरयानी, फिर हम करेंगे ओनली कौरमा। तो सी में तीन पार्ट और आ जाएंगे।
सी में जो पहली कैटेगरी है उसमें हम लिखेंगे ओनली निहारी। अच्छा, अब ये किसके बराबर होगा? तो आपने क्या करना है, ये जो मैंने ए पार्ट में फार्मूला लिखा है इसमें जहाँ जहाँ एन आ रहा है, निहारी है ना, तो जहाँ जहाँ एन आ रहा है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, वो आपने लिखना है, जो राइट साइड पे जो कुछ है जहाँ एन आ रहा है वो आप लिख दो। तो एन ऑफ एन ये लिखेंगे हम। इसके बाद एन ऑफ बी, इसमें तो एन है नहीं तो ये नहीं लिखेंगे। फिर एन ऑफ के, इसमें भी एन नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे। फिर है माइनस एन इंटरसेक्शन बी, हाँ जी ये लिखेंगे हम। तो माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसके बाद फिर एन इंटरसेक्शन के है, ये भी लिखेंगे। एंड इसके बाद बी इंटरसेक्शन के, ये नहीं लिखेंगे, इसमें तो एन है नहीं। और लास्ट वाला फिर लिखेंगे हम। हाँ जी, तो वैल्यूज पुट करें। एन ऑफ एन कितना है 40, एन इंटरसेक्शन बी कितना है 20, so this is 40 minus 20 and then minus 27, ओके, एंड देन आ जाएगा प्लस 12। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब 5 ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ निहारी पसंद है। अच्छा, अब देखते हैं जी ओनली बिरयानी वाले कितने हैं। जी, तो ओनली बिरयानी, तो जो ए पार्ट का फार्मूला है इसमें जहाँ जहाँ बी है वो हमने लिख देना है। तो एन ऑफ बी से स्टार्ट करेंगे, फिर आ जाएगा माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, देन माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, फिर आएगा प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करें। एन ऑफ बी कितना है 65 है। ठीक है, देन यहाँ पर एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 35, माइनस बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू है 20, और आखिर में तो 12 ही आएगा। तो इन सब को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो 22 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पसंद है। हाँ जी, ओनली कोरमा। तो एन ऑफ के, इसके अलावा के वाले और कितने हैं, माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन के। ऐसे एन आप पहले लिख दें, चलें ये भी ठीक है जी। एन ऑफ के, एन ऑफ के 50 है, एंड माइनस इसके बाद आ जाएगा 35, फिर बी इंटरसेक्शन के इसकी वैल्यू आ जाएगी 27, एंड देन आ जाएगा 12। तो 50 में से 35 माइनस करें 15, और 15 और 12 27 होता है, तो ये बन जाएगा 27 माइनस 27, और आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको सिर्फ और सिर्फ कौरमा पसंद हो। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट मुकम्मल हो चुका। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे, अब हम इसका जो वेन डायग्राम है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका वेन डायग्राम करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो तीनों का इंटरसेक्शन हो वहाँ से स्टार्ट करना है। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या हमें गिवन था 12। आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर हमें 12 गिवन है कि तीनों फूड जो पसंद हैं वो 12 ऐसे लोग हैं। तो तीनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। एंड देन अब जो दो दो वाले हैं वो, तो पहले आप देख लेते हैं एन और बी के लिए, निहारी और बिरयानी। तो निहारी और बिरयानी 20 लोगों को पसंद है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 20 लिखना है, लेकिन 12 तो मैं पहले लिख चुका हूँ। तो 20 में से मैं 12 माइनस कर दूंगा, बाकी कितने रह जाएंगे 8 रह जाएंगे, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं एन और के, निहारी और कोरमा।
तो निहारी और कोरमा 27 लोगों को पसंद है, तो मैं यहाँ 27 लिखूँगा, लेकिन 12 पहले लिख चुका हूँ मैं, तो 27 में से 12 माइनस कर दें, बाकी रह जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 15 लिखूँगा। अब बी और के देख लेते हैं, बिरयानी और कोरमा। तो बिरयानी और कोरमा 35 लोगों को पसंद है, लेकिन मैं 12 पहले लिख चुका हूँ, तो 35 में से 12 माइनस कर दें, बाकी रह जाएगा 23। तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम सिंगल सिंगल जो सेट्स रह गए हैं उनकी लिखते हैं। तो पहले निहारी, निहारी कितने लोगों को पसंद थी बच्चों? निहारी 40 लोगों को पसंद है, लेकिन 40 में से आप देखें निहारी वाले सर्कल में 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 15 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो ये तीनों जमा करके माइनस कर दें, तो 12 और 8 20, 20 और 15 35। इसका मतलब 40 में से 35 तो मैं लिख चुका हूँ, तो बाकी रह जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, अब बिरयानी को पूरा कर लेते हैं। तो बिरयानी कितने लोगों को पसंद है? 65 लोगों को, लेकिन 65 में से मैं 8, 12 और 23 लिख चुका हूँ, यानी 12 और 8 20, 20 और 23 43। इसका मतलब 65 में से 43 तो मैं लिख चुका हूँ, तो बाकी कितने रह गए? 22 रह गए। तो ये 22 यहाँ पे आ गए। अब मैंने कौरमा फिट करना है, कौरमा फुल करना है, इसका सर्कल फुल करना है। तो इसमें लेकिन मैं 15, 12 और 23 ये मैं पहले लिख चुका हूँ। और कौरमा कितने लोगों को पसंद है? 50 लोगों को। तो 50 में से 15, 12 और 23, यानी 23 और 12 कितने हो गए? 35 हो गए। और 35 और 15 कितने हो गए? 50 हो गए। इसका मतलब ये 50 तो वैसे फिल हो गए, तो के अंदर अब यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने अभी फाइंड किया भी था कि कौरमा पसंद करने वाले ज़ीरो हैं, यानी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको ओनली कौरमा पसंद है। कौरमा के साथ कुछ ना कुछ किसी को पसंद ज़रूर है। तो जी ये था हमारा, यहाँ पे आप चलें ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ ऐसे भी तो थे ना जिनको कुछ भी पसंद नहीं था, वो आपको याद होगा। वो अभी हमने जो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, वो 45 ऐसे लोग थे। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे 45 लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद, तो इनको हम इनसे बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ये 45 लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं पसंद इन तीनों में से। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो मिलते हैं जी इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।